गया, उनको समझाया गया, जिससे प्रभावित होकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बिहार में एक नया दल और विकल्प, जिसका नाम जन सुराज है, बनाने का निर्णय लिया। वो दल अब राजनीतिक दल के तौर पर बिहार में आज सबसे बड़ा दल संगठन के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिस दल के लोग हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में, पूरे बिहार में हैं, वो जन सुराज है। और पिछले 6-7 महीनों में करीब करीब जो 1 करोड़ लोगों ने इस दल को मिलकर बनाया था, उसमें हर महीने 3 से 3.5 लाख लोग प्राथमिक सदस्य पैसा देकर 10 रुपया बजाबता शुल्क देकर 3 से 3.5 लाख लोग हर महीने इस दल में जुड़ रहे हैं। अभी इसकी टोटल दल में जो जुड़े हुए लोग हैं उसकी संख्या करीब करीब 1.25 करोड़ है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें जो लोग ये ऐसे भी होंगे जो दल से जुड़े हैं, सक्रिय नहीं है, बहुत उनकी कोई गतिविधि नहीं होगी, लेकिन 1.25 करोड़ लोगों का परिवार वाला दल बिहार में कोई दूसरा दल नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का भी अपना दावा यह है कि उनके करीब करीब 70 लाख लोग बिहार में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जब ये संगठन का विस्तार एक स्तर पर हो गया है तो हम लोग अभी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं। एक उद्देश्य से ही निकले हैं कि जन सुराज का जो विचार है, जो प्रयास है, जिसके बारे में आपने सुना, जो बात आपको अच्छी लगी, आपको ये समझ में आया कि ये वो रास्ता है जिससे बिहार की गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन खत्म हो सकता है। तो अब वो निर्णायक समय है जब अगले 4 महीनों में जो बात जेपी ने बताई, जो संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने दिया, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, अब बिहार की जनता के सामने विकल्प है। उनके पास ये अवसर है कि वो एक बार जगे और अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी, जिसमें लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की परिपाटी है, उससे ऊपर उठे और पहली बार एक निर्णायक मैंडेट दें, एक ऐसे दल का चुनाव करें जो ईमानदार है, एक ऐसे दल का चुनाव करें जो उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग निकले हैं। गोपालगंज में बिहार बदलाव चरण की ये 3 दिन की यात्रा, इसके बाद यहाँ पर 6 बड़ी सभाएं होंगी, 6 बड़ी सभा होगी। तो बिहार बदलाव यात्रा जो है इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब मैं इसमें छोटी छोटी बैठकें करता हूं, जो कि अभी आप देख रहे हैं, जिसमें प्रखंड के स्तर पर 2, 3, 4, 5 हजार लोग सभाओं में आते हैं। इसके बाद आप इसमें 6 विधानसभा के स्तर की बैठक देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर उन बैठकों को देखेंगे जिसमें प्रत्याशियों की बाजाबता घोषणा की जाएगी। उस क्षेत्र के जनता के सामने 10,000, 15,000, 20,000 लोगों के सामने उन प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी जिनका चयन इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो ये अभी मैं आपको अपनी बात जो अभी हम लोग कर रहे हैं जन सुराज में वो बता दिया। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि एक भाजपा के नेता ने कहा है कि मिट्टी में पाकिस्तान को मिलाने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा। भाई, पाकिस्तान तो पहले ही से मिट्टी में अपने ही कर्मों से मिला हुआ है। पाकिस्तान जो है वो अपने कर्मों या कुकर्मों की वजह से पहले से ही मिट्टी में मिला हुआ है। उसके लिए मिट्टी में मिलाने के लिए किसी भाजपा के नेता की जरूरत नहीं है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, विकास का नजरिया हो, पाकिस्तान की तो पहले ही से दुर्दशा है। अब मिट्टी में मिलाने का मतलब क्या है? अगर मिट्टी में मिलाने का मतलब ये है कि आप उस पर बम गिरा देंगे तो वो तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान तो देश है अभी, और जैसा बना था वैसा ही है। हाँ, वहाँ गरीबी होगी, अशिक्षा होगी, बर्बादी होगी, वो तो मिट्टी में मिला हुआ है। और वो किसी भाजपा के नेता की वजह से नहीं मिला है, वो तो वहाँ के जो मिस गवर्नेंस है उसकी वजह से मिला हुआ है। अब उनका जो जियोग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन है एज ए नेशन, वो तो जैसे पहले था वो अभी भी है। ये तो मीडिया के चैनलों ने चलाया कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, तो किसी ने बताया पेशावर खत्म हो गया, वो तो बात आई गई हो गई, खत्म। विजय सिन्हा ने कहा है, बिहार लाइव टीवी, आप लगातार तेज प्रताप यादव की शिक्षा पे कटाक्ष करते हैं और आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसके शिक्षा पर? तेज प्रताप, तेजस्वी यादव। तेज प्रताप की बात नहीं करते, आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, वो भी खुद 12वीं तक पढ़े हैं सर। कौन 12वीं तक पढ़े हैं? उदय सिंह जो आपकी पार्टी में
आपको ये किसने बताया चुनावी हलफनामा में। कि 12वीं तक पढ़े हैं? चलिए 9वां फेल तो नहीं ना है? जी जी। 9वां फेल, आप बात समझिए, फॉर्मल एजुकेशन का, औपचारिक शिक्षा का आपकी समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ। आप बहुत कम पढ़े लिखे होकर भी बहुत समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेवकूफ हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल की बात क्यों करता हूं? इस बात को पहले आप समझिए। 9वीं फेल की बात इसलिए करता हूं कि तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे गांव में रहते थे, किसी ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां लोग उनको पढ़ा नहीं सकते थे। तेजस्वी यादव बजाप्ता DPS RK पुरम में पढ़ते थे, वहां 9वीं क्लास पास नहीं कर पाए। तर्क ये दिया गया कि भैया ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये क्रिकेट खेलेंगे। तो आप लोग तो सब क्रिकेट के प्रशंसक तो जरूर होंगे, जानकार हो या ना हो। तो तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा क्रिकेट में अपना नाम किया है ये भी आपको पता होगा। उनके पिताजी लालू यादव ने संसद भवन में ये खुद खड़ा होकर खुद कहा कि मैंने अपने बेटा को क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था और मैं देखता हूं कि वो पानी बोतल लेकर दौड़ रहा है। लेकिन मान लीजिए एक बार तेजस्वी यादव की बात को मान लिया जाए कि वो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को छोड़े हुए तो आज करीब 20 बरस हो गया। उसके बाद आकर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? आप गांव देहात में सुनते हैं, बहुत सारी महिलाएं बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे, महिलाएं कहती हैं कि भैया हम अपने जब शादी हुआ उसके बाद हमको हमारे पति ने पढ़ाया, हमारे बाबूजी के यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं थी, उस गांव में विद्यालय नहीं था, हम पढ़ नहीं पाए। शादी के 10 बरस के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमने मैट्रिक किया, हमने ग्रेजुएशन किया। ये आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है उस महिला का, उस व्यक्ति का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। क्योंकि उसको मालूम है कि शिक्षित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप मुख्यमंत्री हैं और आप न पहले पढ़े न बाद में पढ़े, क्रिकेट छोड़ने के बाद पढ़ लेते। सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति भी 12वीं क्लास का जाकर परीक्षा दिए, लेकिन तेजस्वी यादव आज तक न पढ़े न कभी उस दिशा में कोई प्रयास किया।